हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं 12 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स। आज की वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आइए देखते हैं हमारी पहली न्यूज़। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसको कि बोला जा रहा है टीका उत्सव, ताकि जो कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस हैं उनको रोका जा सके। ओके, तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ चुकी है, तो उसके जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनको रोकने के लिए टीका उत्सव, जो कि एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम, वो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने फ्रॉम अप्रैल 11 से अप्रैल 14, 2021 तक। अप्रैल 11 को इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि ज्योतिबा फूले जी का इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होता है, और अप्रैल 14 तक जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर का बर्थ एनिवर्सरी होता है। ओके, जितने भी एलिजिबल लोग हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं बाय कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आपको इस न्यूज़ में याद रखनी है। फ्रॉम अप्रैल 11 टू अप्रैल 14 टीका उत्सव। क्यों लॉन्च किया गया अप्रैल 11 से अप्रैल 14 तक? अप्रैल 11 को होता है बर्थडे ज्योतिबा फूले जी का, और अप्रैल 14 को बर्थडे होता है बाबा साहेब अम्बेडकर का। जो भी एलिजिबल लोग हैं वो अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप पे। ओके, नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है, सिंगापुर बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रैटिफाई मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। सॉरी, मैं इसको हिंदी में लिखना भूल गई हूँ, बट जो चाइना का एक मैसिव प्रोग्राम है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें उसको रेटिफाई मतलब उसको ज्वाइन करने के लिए और सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा कंप्लीट करने वाला सिंगापुर पहला देश बना है। ओके, मैं हिंदी में इसको समझा रही हूँ आप लोगों को। 9 अप्रैल 2021 को सिंगापुर ने RCEP एग्रीमेंट को रेटिफाई किया है, और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बना है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि चाइना द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंगापुर 15 कंट्री पार्टिसिपेट करने वाली हैं आगे, तो उसमें पहल जो है वो सिंगापुर ने की है। सिंगापुर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। करेंसी वहाँ यूज़ होती है सिंगापुर डॉलर, और उसके PM है ली हेन लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है, RCEP के बारे में थोड़ी चीज़ें पता कर लेते हैं। RCEP एक मल्टीनेशनल ट्रेड पैक्ट है, मतलब बहुत सारे देश मिल करके व्यापार के लिए एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो है RCEP। इसमें 10 एशियान इकोनॉमिक्स एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया इस RCEP में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आसियान कंट्रीज़ के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, फिर उसके बाद RCEP जो है वो 15 कंट्रीज़ बाय नवंबर 2020 साइन करने वाली थी, बट वो डिले हो गया है, और इंडिया इससे 2019 में ही बाहर हो गया है, बिकॉज इंडिया को ऐसा लग रहा था कि हमारी बाउंड्री एरियाज़ में चाइना और पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहे हैं। ओके, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है RCEP, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, जिसमें कि 1/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगी और 30% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इससे चलेगी। ठीक, नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ देख लेते हैं, इंडिया नीदरलैंड वर्चुअल समिट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मार्क रूते ने 9 अप्रैल 2021 को एक वर्चुअल समिट की है, जिसमें उन लोगों ने बात की है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर पे। ठीक है, तो इंडो डच कॉपरेशन बेसिकली इसको बोला जा सकता है, और वाटर रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें दोनों कंट्रीज़ मिलके क्या क्या अपना योगदान दे सकती हैं, इन सारी चीज़ों पे बातें की गई हैं। उन्होंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा की, जो कि था क्लाइमेट चेंज,
जो क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते या फिर ग्रीन हाउस एमिशन के चलते, उस पर बात की गई है। काउंटर टेररिज्म पे बात की गई है। कोविड-19 पैंडमिक जिसकी सेकेंड वेव इंडिया देख रहा है और यूरोप देख चुका है, उस पे बात की गई है। और ये भी बात की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे डेवलप की जा सके इंडो पैसिफिक रीजन पे। और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको डिजिटली और ग्लोबली कैसे इंक्लूड किया जा सके, इन सारी चीज़ों पे चर्चा की है इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने। ओके, नीदरलैंड के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। कैपिटल है इसकी एम्स्टर्डम और करेंसी यूज़ होती है वहाँ पे यूरो। ओके, नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है, एंडेमिक स्पीसीज में गो एक्सटिंक्ट इफ GHG एमिशन राइजेस। तो GHG क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं व्हीकल्स से हो गया या फिर पैडी फील्ड से भी निकलती है ग्रीन हाउस गैसेस, AC से, तो इन सब उपकरणों से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं वो अगर बढ़ती रहीं तो एंडेमिक स्पीसीज जो हैं वो पूरी तरीके से दुनिया से ख़त्म हो सकते हैं। ये एक स्टडी ने कहा है, जो कि बायोलॉजिकल कंजर्वेशन पे एक जर्नल है, वहाँ पे एक नई स्टडी पब्लिश की गई है जिसमें ऐसा लिखा है कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे ही राइज होती रहीं तो। ओके, तो की फाइंडिंग्स देख लेते हैं इस स्टडी की। इस स्टडी ने यही कहा है कि जितनी भी एंडेमिक स्पीसीज़ हैं आइलैंड पे, वो जो एक्सटिंक्शन का उनका रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और 5 में से 4 एंडेमिक स्पीसीज जो कि माउंटेन्स पे रहती हैं उनका भी एक्सटिंक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। 95% ऑफ द मरीन स्पीसीज और 92% ऑफ द लैंड बेस्ड स्पीसीज, उनका नंबर रिड्यूस होगा अगर ऐसे ही GHG एमिशन बढ़ता रहा तो। और ट्रॉपिकल रीजन में 60% ऑफ एंडेमिक स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज। ओके, उसके बाद यही बोला गया है कि अगर हमने ग्लोबल हीट को, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर को हमने 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर मेंटेन किया और पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसको हमने रिवाइज किया या फिर उसके जो पॉइंट्स थे उनको हम लोगों ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो हम मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज़ को बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे। नासा की इंजेन्युइटी ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट अटेम्प्ट, मतलब पहली उड़ान का प्रयास किया है। ये एक हेलीकॉप्टर है नासा का जो कि जाएगा कहाँ? मार्स। 2020 मिशन के तहत मार्स पे जाएगा। और वहाँ पे बेसिकली ये जो हेलीकॉप्टर है वो इसलिए बनाया गया है ताकि टेक्नोलॉजी का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो हो सके और इसका जो पोटेंशियल यूज़ है हेलीकॉप्टर का वो नासा देख सके कि ये कितना पोटेंशियली यूज़फुल है या फिर ये टेक्नोलॉजी मार्स पे जा कर के काम करेगी कि नहीं। तो बेसिकली ये एक डेमो टाइप का आप कह सकते हो कि ये किया गया है। ओके, तो ये मार्स के सरफेस पे लैंड करेगा और लेक और कौन जाएगा इसको? परसिवरेंस रोवर। ठीक है, और वहाँ पे एक ज़ेज़ीरो क्रेटर है, उसकी एक लैंडिंग साइट है ऑक्टेविया बटलर, वहाँ पर जा कर के ये हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। और इस हेलीकॉप्टर में एक पीस ऑफ फैब्रिक है जो कि राइट ब्रदर्स ने जो एरोप्लेन बनाया था उसके विंग्स से लिया गया है। ओके, तो आई होप ये क्लियर है। बेसिकली एक ये डेमो टाइप की चीज़ है, कुछ ज़्यादा इससे किया नहीं जा रहा है, बट पहली बार ऐसा हो रहा है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं हम न्यूज़ पे। उड़ीसा गवर्नमेंट ने मास्क अभियान लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो मास्क पहनने की क्रिया है उसको एक हैबिट बनाया जा सके और इससे जो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। ओके, और फ़ाइन भी इंक्रीज़ कर दिया है 1000 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ तक उन लोगों पर जो कि मास्क नहीं पहनेंगे।
ठीक, अब ये फ़ाइन कैसे मतलब किस एक्ट के अंदर लगा सकते हैं, तो सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के अंडर ये फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं। ओके, तो आप जा कर के किसी भी पुलिस वाले को ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने मास्क नहीं लगाया तो आप फ़ाइन क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये एक्ट में लिखा हुआ है और वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आपने मास्क नहीं पहना है पब्लिक प्लेसेस पे तो पहली बार आपको 2000 फ़ाइन होगा, और अगर फिर आपने सेकेंड टाइम भी इस चीज़ को वॉयलेट किया तो आपको 5000 फ़ाइन देना पड़ जाएगा उड़ीसा में। ओके, तो उड़ीसा के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जान लेते हैं। कैपिटल है उसकी भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक जी और गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो है वॉल्केनो इरप्ट हुआ है सदर्न कैरेबियन में। ओके, तो ला सरफीर नाम का एक वॉल्केनो है जिसका कि लिटरल मीनिंग होता है सल्फर आउटलेट। तो फ्रेंच में इसका नाम दिया गया है ला सरफीर और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सल्फर आउटलेट। ये वॉल्केनो जो है वो वहाँ पे सदर्न कैरेबियन में इरप्ट हुआ है। ये वॉल्केनो डॉर्मेंट था सिंस 1979, बट कुछ एक्टिविटी इसकी दिसंबर 2020 में देखने को मिली थी। ये एक स्ट्रैटो वॉल्केनो है और ये यंगेस्ट एंड द नॉर्दर्न मोस्ट वॉल्केनो है इस आइलैंड पे। और इसकी जो मैप पे है, मैपिंग हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ला शॉफ्रीर। ओके, प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बट आपको याद रखना है इसका नाम कैसे भी। तो कैरेबियन आइलैंड पे ला शॉफीर नाम का एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। ये यंगेस्ट वॉल्केनो है इस आइलैंड का एंड सदर्न मोस्ट है। ठीक है, सॉरी नॉर्दर्न मोस्ट है, भाई मैं मैप पे देख के कह रही थी, सॉरी नॉर्दर्न मोस्ट है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया गया 10 अप्रैल को। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन डॉक्टर सैम्यूल हैनमन की, जिन्होंने फाउंडर थे होम्योपैथिक के। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड होम्योपैथिक डे अप्रैल 10 को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का MCQ पहला देख लेते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज इज़ लोकेटेड। तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, B हिमाचल प्रदेश, C अरुणाचल प्रदेश या फिर D उत्तराखंड। तो इसका आंसर है A जम्मू एंड कश्मीर। तो नॉर्दर्न रेलवे ने अभी आर्क कंप्लीट किया है, एक्चुअली उस ब्रिज में एक आर्क बन रही है, तो उस आर्क को कंप्लीट किया गया है। और ये इस आर्क के बनते ही ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन गया है। 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ये, और इसकी जो हाइट है फ्रॉम द बेड ऑफ चेनाब रिवर इज़ 359 मीटर्स। ठीक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है। नेक्स्ट हमारा आज का MCQ है व्हेन डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड पार्किंसन डे। आपके ऑप्शंस हैं फॉर 10 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल या फिर 8 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर है C 11 अप्रैल। हर साल अप्रैल 11 को वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया जाता है ताकि पार्किंसन डिसीज़, जो कि एक प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है, उसको लेकर के लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके। और इस दिन डॉक्टर जेम्स पार्किंसन का बर्थडे होता है, जिसको मार्क करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आज का MCQ है इंडिया ने रिसेंटली एग्री हुआ है कि वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर करेगा विद विच कंट्री। तो ये अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन हैज़ बीन इनाग्रेटेड। रोइंग मतलब जो बोट पे आप बैठते हैं और चप्पू चलाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रोइंग। has been inaugurated in Srinagar recently. With this, how many KISCEs has been set up in Union Territory of Jammu and Kashmir? तो इसका कहने का ये मतलब है कि रोइंग डिसिप्लिन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी
श्रीनगर में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। तो इसके इनॉग्रेट होने के बाद कितने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप हुए हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में? तो आपके ऑप्शंस हैं A1, B2, C5 या D3। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास B, जो कि है 2। ओके, पहला है आपका रोइंग के लिए और दूसरा है फेंसिंग नाम का एक गेम होता है उसके लिए। ओके, तो ये 2 सेंटर्स यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में स्टैब्लिश किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थोड़े मिस्टेक्स जो हैं जो मैं बोलने में मिस्टेक कर रही हूँ उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।